नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने इस कार्यक्रम में किसी एक शख्सियत से जिन्होंने समाज में एक विशेष स्थान बनाया। बहुत से लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, क्या संघर्ष किया, किस काम को वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह के बहुत ढेर सारे सवाल हम उनसे करते हैं और आपका उनसे परिचय कराते हैं। तो आज हमारे साथ प्रकाश आंबेडकर साहब हैं, जो वंचित बहुजन अघाड़ी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अंबेडकर साहब का एक परिचय और है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं। लेकिन बाबा साहब आज कितने सामायिक हैं, वो जिस काम को किस तरह से कर पा रहे हैं, क्या बाबा साहब को लोग मानते हैं या कि उनकी भी मानते हैं, इसी सवाल से हम उनसे बात कर शुरुआत करते हैं बात। क्या कहेंगे? देखिए, लोग बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब को मानने की वजह से ही वो मुझे मानते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे लोग मानते हैं। बाबा साहब को लोग मानते हैं, इसकी वजह से वो मुझे मानते हैं। एक बात है। दूसरी बात ये है कि अ, मेरा जो ये सवाल जो था आपसे, अम्बेडकरी। मैं अपना सवाल आपसे दोहरा देता हूँ। मेरा जो आपसे सवाल था वो ये था कि लोग बाबा साहब को मानते हैं या बाबा साहब की मानते हैं। इसलिए कि इन दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। आपने महसूस किया होगा, बहुत लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं। पूरा देश आपने देखा है, आपने दोनों सदनों का में सदस्य भी रहे हैं, आपने वहाँ भी भाग लिया है। तो उसके बारे में और वर्तमान में जिस तरह का माहौल है, खासतौर से संविधान और लोकतंत्र की बाकी सारी तरह की चीज़ों को लेकर, उसका जिक्र करना। देखिए, जहाँ तक मानने की बात है, वो सभी जन मानते हैं। लेकिन जहाँ तक अमल की बात है, वो मेरे ख्याल से उतना नहीं है कि जितना वो मानते हैं। क्योंकि इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में उनकी जब तकरीर हुई बाबा साहब से, तो बाबा साहब ने उनसे कहा कि भैया, समाज के अंदर दो व्यवस्था चल रही है, एक संवैधानिक व्यवस्था चल रही है और एक जात पात की व्यवस्था चल रही है। और जात पात की व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था दोनों से टकराती है। आपको एक चुनना होगा। तो मेरे ख्याल से 70 साल में लोगों ने अभी तक इसका फैसला नहीं किया है कि किसको हम चुने। इंसानियत का रास्ता हम चुने या भेदभाव का रास्ता हम चुने। तो अभी तक उसका उसके बारे में मैं कहूँगा कि लोगों ने तय नहीं किया है। वो कभी इंसानियत के रास्ते पर चलते हैं, कभी भेदभाव के रास्ते पे चलते, दोनों रास्तों पर चलते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो जैसे जैसे जनरेशन बदलती जा रही है, वैसे वैसे वो इंसानियत के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लागू करने की बात कर रहे हैं। और उम्मीद है कि एक दो जनरेशन के बाद इसका फैसला पूरी तरह से हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये अ, जो वक्त है, इस वक्त में काफ़ी बड़ा संघर्ष भी है। और ये संघर्ष को दिशा देने के लिए इस देश में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं। तो उससे ही संदेह पैदा होता है कि आखिरी इन दो रास्तों का क्या होगा, मतलब कौन सा रास्ता लोग अपनाएंगे। ये फिलहाल मेरे ख्याल से अभी बताना मुश्किल है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप अस्पृश्यता की बात कर रहे थे, छुआछूत का आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन वर्तमान में तो सियासी छुआछूत बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। इसमें भी किसी को निग्लेक्ट कर देना है, किसी को बहुत अपना लेना है, किसी को किसी भी कीमत पे अपने साथ कर लेना है और किसी को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देना है। ये एक दूसरे तरह का भेदभाव जो है, इसे आप कैसे देखते लेकिन मैंने जैसे कहा, मैं इसी लड़ाई का हिस्सा देख रहा हूँ इसको। आप मान लो कि आपको भेदभाव की व्यवस्था को ही पनपने देना है, तो फिर आपको
यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम भी वन पार्टी होनी चाहिए। आप मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं रख सकते हो, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम आप रखोगे तो शायद वो इंसानियत की बात करता रहेगा, और जब तक इंसानियत की बात रहेगी तब तक ये भेदभाव का रास्ता जो है, व्यवस्था जो है, वो आप ले आ नहीं सकते। और इसलिए आप जो दिखाई दे रहा है आरएसएस बीजेपी की ओर से, किसी भी तरह विरोधी दल जो है इनको खत्म करो, खरीदो, दबा लो, या ऐसे कुछ कांड करवाओ कि जिसकी छवि उसकी खत्म हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो अभी की राजनीति का जो हम लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया नीति जो है वो खत्म हो चुकी है, मैं ये मानता हूँ कि नीति नहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन जो अपेक्षा थी दो वर्गों की में, या दो वर्ग है, एक वर्ग नीति से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा है और दूसरा जो है वो ऊंच नीच की भावना के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो जो रास्ता अपना रहा है अपनी व्यवस्था बरकरार रखने के लिए, बनाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो नीतिमत्ता नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से जो है ये संघर्ष का रास्ता है। इसलिए आपसे कहा कि इसका नतीजा क्या होगा ये आप बता नहीं पाएंगे। जिस तरह से जिस प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, महाराष्ट्र तक सीमित है, बहुत ढेर सारी चीज़ें। आप अकेले दम पर ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, या उस तरह की समान विचारधारा के लोगों को, या और भी अन्य लोगों को जो बाबा साहब को मानते हैं, उनको सबको लेकर, या उनसे प्रतिस्पर्धा करके आप इसको कैसे आगे पहुंचाना चाहते देखिए, हैं? मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करने आया। वो होता तो शायद मेरे ख्याल से मैं बहुत पहले ही आता। ये सब जन जब राजनीति में बहुत छोटे थे तब हम लोग नेशनल राजनीति करते थे, लेकिन एक चीज दिखाई दी उसमें कि नेशनल राजनीति में आपको अगर टिकना है, बरकरार रखना है, अपने को अपना वजूद बनाना है, तो आपके स्टेट यूनिट्स स्ट्रांग होना जरूरी है। 19 के बाद, 1990 के बाद मैं अगर कहूँ तो अम्बेडकरवादियों में रीजनल लीडरशिप काफ़ी बड़ी पैमाने पर बड़ी। बड़ी उभरी, और वो एक नेचुरल फिनोमिना था, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि नेशनल पार्टियां खुद ही रीजनल पार्टियां बनने की प्रक्रिया वहां से शुरुआत हुई। अगर मान लो उस वक्त मैं कूदता दूसरी स्टेटों में तो आपस के टकराव होता, ना वो कुछ कर पाते ना मैं कुछ कर पाता। इसलिए एक स्टेट तक ही सीमित रह गया। जो बदलाव की राजनीति ले आनी है, जो बदलाव की दिशा दिखा दी है, उस दिशा को आप दिखाते गए तो हो सकता है कि उसका फॉर्मूला जो है वो दूसरे स्टेट उसको लागू करें। लेकिन जो एक गलत फहमी बीच में आई कि राजनीति सब कुछ बदल सकती है, और वही बुनियादी लड़ाई बाबा साहब की और महात्मा गांधी की थी। महात्मा गांधी कहते थे कि फ्रीडम आए तो सब कुछ बदल जाएगा, और बाबा साहब कहते थे कि अगर फ्रीडम फ्रीडम आए तो किन के हाथों में होगा। आज वही सवाल है इस देश में राजनीति में, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो, इन्होंने वंचितों को कभी सत्ता में ले नहीं आए। एम्पावरमेंट उनका ना एजुकेशनली किया, ना सोशली किया, ना इनका जो है वो इकोनॉमिक या पॉलिटिकली किया। अब जो एजेंडा हम लोग लेके जा रहे हैं वो यही है कि ये जो वंचित समूह है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, उसको एम्पावरमेंट करने की हम लोग बात कर रहे हैं। और जब तक वो एम्पावरमेंट नहीं होता है तब तक यहाँ की डेमोक्रेसी पनप पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो वैदिक विचारधारा है, जिसको हम लोग दूसरा नाम ब्राह्मणिज्म देते हैं, ये दोनों डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की परिभाषा में अपने आप को समझाते हैं।
वहाँ ऑर्डर ही है। और उसी उसी को लेके यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ राजनीतिक दल, और उसमें अब मैं कहूँगा कि कांग्रेस भी शामिल हो चुका है। अगर ये दोनों जब तक रहे तब तक मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी पनपना इस देश में मुश्किल है। और इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जितना सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल विस्तार होगा समाज के अंदर, एम्पावरमेंट होगा उनका, उतना मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी इस देश में पनपेगी। और जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के जो लोग हैं उनको भी बदलना होगा कि भैया हमारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है, इट्स अ डेमोक्रेटिकली सोसाइटी जिसको हमको ले आना है। और वहीं मैं समझता हूँ कि यहाँ जो अक़लियत है, माइनॉरिटीज़ है, उनकी सुरक्षा की बात आती है। मतलब आज जो जिस तरह से माइनॉरिटी सोच रहा है कि भैया मैं इनके साथ गया, मैं उनके साथ गया, मैंने इनको सत्ता मिला, इनको सत्ता मिला, तब भी मुझसे अत्याचार होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, रिलीजियस माइनॉरिटी जितने भी है। ये रिलीजियस माइनॉरिटी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब तक वो निग्लेक्टेड क्लास ऑफ सोसाइटी, वंचित जिसको हम लोग कहते हैं, इसका एम्पावरमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी हो, फिजिकल सिक्योरिटी हो, इसकी बात शुरुआत भी नहीं होगी। आप कह रहे हैं सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, ये सारी तरह की चीज़ें आज़ादी के बाद से काफ़ी बड़े स्तर पर चीज़ें बढ़ी, प्रतिनिधित्व भी मिला और नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं उसे आप क्योंकि डिसएग्री करते हैं। मैं डिसएग्री कर बिल्कुल, रहा हूँ, क्योंकि मैं मैं यही सवाल कर कहूँ, लूँ, मैं उसका उदाहरण मैं मैं उस सवाल कर लूँ, आप जवाब अच्छा, दे दीजिएगा। बहुत हद तक बहुत ढेर सारे क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिसमें बहुत ढेर सारे लोगों को, उसी वर्ग के लोगों को जाने का अवसर मिला। सरकारी नौकरियां, शिक्षा, ऐसे बहुत ढेर सारे क्षेत्र हैं और इसको लेकर भी समाज में समय समय पर टकराव होता रहा। जो वर्ग सदियों से अपना एक अधिकार समझता रहा इन चीज़ों पर, जब उसमें हिस्सेदारी बढ़ी उस वर्ग की, जो वर्ग कभी कुछ पाता ही नहीं था, टकराव बढ़ा है इस तरह की चीज़ों से। अब आप इसे और कितना आगे ले जाना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ यही एक तरीका है आगे बढ़ने का, या हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी, आपको कैसे लगता है? देखिए मैं पहले ये कहूँ कि मोनोपलीज यहाँ पर बन चुकी है। अब कांग्रेस दो या बीजेपी देख लो, 70 साल में उन्होंने एक नाई, लोहार, कुंभार, ये जितनी भी छोटी छोटी समाज जो है, इनको जो है उन्होंने कभी नुमाइंदगी दी नहीं, कैंडिडेटशिप दिया ही नहीं। और ये कह के दिया नहीं है कि शेफर्ड है उसको भी नहीं दिया, मतलब गडरिया है उसको भी नहीं दिया है। और वजह क्या है कि भाई आपके समाज के वोट कम है और इसलिए आप जीत नहीं पाते, इसलिए हम आपको नहीं दे रहे। इसका मतलब यही हुआ कि जिन समाजों की संख्या, जिन जातियों की संख्या ज़्यादा है, उनको ही उम्मीदवारी दी जाएगी और उनकी ही सत्ता बने रहेगी। अब ऐसा है कि ये कांग्रेस का फंडा रहा, इसलिए कहीं रेड्डी की सरकार, कहीं ठाकुरों की सरकार, कहीं जाटों की सरकार, कहीं दूसरे समाज की, मराठा की सरकार, कहीं केरला में जो है नायरों की सरकार। तो जितनी बड़ी बड़ी कौमें जो है, संख्या में बड़ी बड़ी कौमें, उनकी ही सरकार चलती रही। उसको काटने के लिए जो बीजेपी आई, बीजेपी ने धर्म का आधार लिया। ब्राह्मणवादी पार्टी है, ब्राह्मणों के हाथ में पार्टी है, इसलिए धर्म का आधार लेते हुए उन्होंने धर्म का प्रचार किया। और धर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, क्रिश्चियनों को टारगेट किया, जैनों को टारगेट किया, सिखों को टारगेट किया, बुद्धिस्टों को टारगेट किया, और वक्त मिला तो उन्होंने दलितों आरक्षण को भी यहाँ पर टारगेट बनाया। और एक हिंदू संगठन खड़ा करने में कामयाब हो गए और आज उनकी सत्ता है। और वही सत्ता के बलबूते पर वो अब दूसरे को ख़त्म करने की बात करते हैं, वन पार्टी रूल जैसे उनकी आइडियोलॉजी है, उस पर ले आने के तैयार है। एक बात मैं अच्छी कहूँगा कि
आरएसएस बीजेपी की सत्ता आई, ये अच्छा हुआ सब मानता हूं। उससे ये जो छोटा वर्ग है इसके ध्यान में आया कि मैं भी हिंदू हूं, ये भी हिंदू है, लेकिन मुझे कहीं सत्ता नहीं है, ना मुझे आरक्षण मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, ना शिक्षा में है उसका लाभ मिल रहा है, मैं तो बगल में किनारे ही खड़ा हूं। तो ये जो रियलाइजेशन आया है उसमें, इसकी जो जानकारी उससे हुई है, अब मैं समझता हूं कि जो सोशल थिंकर्स है, सोशल वर्कर्स है, फिलैंथ्रोपिक है, आप इनकी जिम्मेदारी है कि आप इनको एक शक्ल दें, इनको एक नॉमेनक्लेचर दें, इनका एक एजेंडा बनाए, इनकी एक आइडियोलॉजी बनाए और उसकी एक राजनीति की शुरुआत करें। वंचित ये लफ्ज़ के माध्यम से हम लोग उनको एक शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल भी यही था कि जब आप वेद पर सवाल करते हैं कि उससे फिर जब आप ब्राह्मणवादी सोच पर सवाल खड़े करते हैं, उस पर बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि राजनीतिक दल जो है बहुत हद तक उन्हीं डोमिनेंस से चलते रहे हैं। जब आप इस तरह की बात करते हैं, पहले सवाल ये उठता रहा जब वंचितों की बात होती थी कि जितनी हमारी आबादी उतनी हमारी भागीदारी। पहले इस तरह की वंचितों के आंदोलनों में ये सवाल ज़्यादा उठते रहे हैं, और फिर अब सवाल आप ये कर रहे हैं कि आबादी नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, सारी तरह की चीज़ों का मौका मिलना चाहिए। तो इसमें विरोधाभास नहीं होगा या समाज में टकराव नहीं पैदा होगा देखिए, इससे? मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, जी। लेकिन जिन्होंने जितनी भागीदारी, जितनी संख्या उतनी भागीदारी, ये इस फिलॉसफी में और वैदिक फिलॉसफी में मैं कोई अंतर नहीं मानता। कहने का तरीका अलग है कि आपकी संख्या होगी तो आपके पास सत्ता है, आपके पास संख्या नहीं है तो आपके पास सत्ता नहीं है। तो वही भेदभाव की तरह भेदभाव की फिलॉसफी हुई। अंबेडकरवाद वो नहीं है। बाबा साहब ने ये कहा कि ये तुम्हारी भागीदारी इंसानियत के विचारधारा पर हुई, समाज में सुधार लाने के लिए आपकी भागीदारी हो, बदलाव के लिए आपकी भागीदारी, देश को उभारने के लिए आपकी भागीदारी। सत्ता सिर्फ जात के लिए थी, तो सत्ता इंसानियत के लिए। ये जो बाबा साहब की फिलॉसफी थी, वो मेरे ख्याल से सत्ता की गलियों में कई लोगों ने वहीं छोड़ दी और सत्ता की राजनीति को पकड़ के चले। बिल्कुल। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद समझेंगे। तो फिर बाबा साहब के नाम पर जो बहुत ढेर सारी पार्टियां काम कर रही हैं, उनका असली प्रतिनिधि होने का दावा कर रही हैं, वो तो सत्ता में अपनी भागीदारी उसी अंदाज में चाहती है जो आज तक ये कहा जाता रहा है कि वो अम्बेडकरवाद है। अब प्रकाश अम्बेडकर साहब जो कह रहे हैं, जिस बात को कह रहे हैं कि बाबा साहब ऐसा नहीं है, ऐसा चाहते थे, इसके साथ वो एक ऐसे महान नेता के, ऐसे कर्मयोगी के परिवार से आते हैं, उनके उत्तराधिकारी भी हैं। तो सियासत में ही क्यों आना था, उन्होंने क्यों इसको क्यों सोचा? सियासत करके या कोई बड़े प्रशासनिक अफसर बनकर या कोई और नए तरह से? इसलिए कि वो तो सर्व स्वीकार थे, पूरे देश को स्वीकार था उनका परिवार। तो फिर उन्होंने ये संघर्ष का रास्ता क्यों चुना? और मध्य प्रदेश आए। मध्य प्रदेश में पहले 24 सीटों पर चुनाव आया होना था, उनके आने के संकेत और उनके आने के बाद अब 25 सीटों पर चुनाव होगा। पता नहीं आने वाले वक्त में कैसा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों पर भी हम उनसे बात करेंगे कि वो बीजेपी को, आरएसएस को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं बहुत ढेर सारी चीज़ों का, लेकिन कांग्रेस को भी वो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन ऐसे समय में जब जिस प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था हो और वहाँ उपचुनाव में उनका कूदना, वो जिससे अधिक परहेज करने की बात करते हैं, क्या उसको लाभ पहुंचाएगा या इसके कुछ और मायने? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ प्रकाश आंबेडकर साहब हैं, जो एक बाबा साहब के सिद्धांतों को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी सोच थी कि बाबा साहब के नाम पर जो बहुत ढेर सारे संगठन, क्षेत्रीय दल उभर रहे हैं,
उस समय वो उस बीच में न कूदे, नहीं तो उनके आपस के संघर्ष की वजह से कोई भी दल स्थान नहीं बना पाएगा। अब बहुत हद तक दलों ने स्थान बना लिया है, क्षेत्रीय पार्टियों ने स्थान बना लिया और राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों की तरह व्यवहार करने लगी हैं या वैसी बनने लगी हैं। तो अब वो मैदान में आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं। प्रकाश अंबेडकर साहब मध्य प्रदेश में आए हैं, सही है। सुना है चुनाव भी लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ने वाले हैं 24 अब तो 25 होंगे। इतने जल्दी 25 होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। एक ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, स्वीकार करना है उसको। स्वीकार भी हो गया और वो कुछ बन भी गए। अच्छा, तो अब 25 भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। घट बढ़ तो चलता रहेगा, बगावत हर तरफ से होती है, बहुत तरह की चीज़ें। लेकिन जिस अंदाज में सरकार यहाँ गई, कुछ हद तक संकट वैसा ही अब राजस्थान में भी देखने मिल रहा है, उससे पहले कर्नाटक में भी देखने मिला था, उससे पहले गोवा में भी देखने मिला। कुछ प्रांत की सरकारें तो पूरी की पूरी सरकारें ही पलट गई। तो ये जो सियासत में जिस तरह की चीज़ें हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और बाबा साहब ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई थी, क्या उसमें कहीं बहुत ढेर सारे लूप होल्स रह गए या इतना वहां तक नहीं सोच पाए और चूक हो गई और ये इस तरह की चीज़ें हो गई? सवाल वो नहीं है मेरे ख्याल से। कल का ट्वीट जो है कपिल सिब्बल का, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। बिल्कुल दिया। बहुत सारी चीजें वो कह के गए। अब ताला जब लगाएंगे, जब घोड़ा भागने के बाद, ये जो कहना है उनका, ये बहुत सारी चीजें कह रहा है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट पे सीधा वार कर रहा है कि सरकारें लोग आपको चुन के देते रहे, लेकिन आप अपनी सरकारों को बचा नहीं रहे। ये सीधा आरोप जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट पे हो रहा है कि क्या वजह है कि आप अपनी सरकारें बचा नहीं पा रहे। मतलब आपस में झगड़े होते रहते हैं पार्टियों में, लेकिन आप प्रेसिडेंट होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, उस झगड़ों में कोई ना कोई तो भी रास्ता आप निकाल सकते हो। ये संदेशा कपिल सिब्बल ने दिया है और कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि भैया ये रास्ता आप क्यों नहीं निकाल रहे हो। तो सवाल कांग्रेस वाले ही कह रहे हैं। तो ये संविधान का कोई दोष है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, व्यवस्था का दोष है कोई ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये तो व्यक्ति का दोष है कि जो कुछ करना ही नहीं चाह रहा है। कर तो रहा है, चला मुझे जाता तो है, अपने सवाल, साथियों को लेके चला जाता है, सरकार पलट देता है। सवाल ऐसा ही अमित, एक रातों सवाल रात ऐसा है अपनी कि आइडियोलॉजी बदल देता है। कर तो रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। सवाल ऐसा है कि आपके यहाँ, जैसे कि यहाँ की परिस्थिति लीजिए, मध्य प्रदेश की, कमलनाथ ने कुछ उटपटांग बात कह दी सिंधिया के बारे में। वो अपेक्षा करता रहा कि कांग्रेस पार्टी मुझे कुछ ना कुछ तो भी बुलाए, कुछ तो ये करे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, या मैंने अखबारों से जो अध्ययन किया था या पढ़ के, उसको किसी ने बुलाया नहीं, समझ देने की कोशिश नहीं, समझाने की कोशिश नहीं हुई। आज वही बात मुझे राजेश पायलट की दिखाई देती है। गोवा का तो मैं हकीकत हूँ, जो जिनसे चुन के आए थे, जिन पार्टी से, उनके प्रमुख और मैं दोनों एक शिविर ले रहे थे कोकन में। वो जो बीजेपी के पास 2 एमएलए जो गए, वो बार बार उनको फ़ोन करते रहे भी हमको वहाँ नहीं जाना है, लेकिन कांग्रेस वाले हमको बुला नहीं रहे। आपकी मैनेजमेंट क्या हुई? मतलब लोग आपके पास आने के लिए तैयार है, आप उनको लेने के लिए तैयार नहीं हो। ये तो मैं उसका खुद गवाह हूं। अब ये कांग्रेस पार्टी को एक्सप्लेन करना होगा लोगों को कि भैया ठीक है, अब आपने मध्य प्रदेश नहीं संभाला, आपने गोवा नहीं संभाला, आपने कर्नाटक नहीं संभाला, अब राजस्थान बचा हुआ है। वहाँ भी दिखाई देता है कि कांग्रेस जो है वो ना सचिन पायलट और गहलोत में चल रहा है,
आप प्रकाश जी, उसमें कोई समझौता प्रकाश जी, करने इसमें की बात आपको नहीं है। आपको सिर्फ एक तरफा दोष दिखता है। इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं दिखती देखिए, आपको। मैं खरीद फरोश इसमें सत्ता का कोई दुरुपयोग सर्वा नहीं दिखता है। देखिए देखिए इसमें मैं ईडी, सीबीआई और ये अभी राजस्थान में भी यही सब कुछ चल रहा है। इसमें नहीं दिखता। कर्नाटक में भी वही सब कुछ चल रहा था। इसमें आपको वो कुछ भी नहीं दिखता। देखिए, मैं आपसे ये कहूँ, जी अगर मैंने तालाब बनवा दिया है जी तो उसकी रखवाली करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जी। अगर मैंने रखवाली नहीं की तो डुबकी तो कोई भी मार लेगा। आप आप तुमने डुबकी मारने के लिए अगर रास्ता अगर खुला ही रखा है तो आप डुबकी मारने वालों को क्यों दोष दे रहे हो? जिसने बनाया है उसने उसकी हिफाजत करनी चाहिए। वो अगर हिफाजत नहीं कर रहा है तो आप दूसरों को क्यों दोष दे रहे हो? तो आप ये मानते हैं कि सचिन पायलट जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, जिन्हें बहुत ढेर सारे जिम्मेदारियां हैं, उनको उसके बाद भी उनको उपेक्षित किया जाए? सवाल ऐसा है कि क्या उसकी इज्जत पर आंच आई? क्या उसको इज्जत बख्शी गई? क्या उसको जलील किया गया? क्या उसको पोस्ट देने से ही आप उसकी ये मानते हो कि उसने संतुष्ट होना चाहिए? क्या ये आप देखने के लिए तैयार हो या नहीं हो कि भी एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी कोई आवाज़ है या नहीं है? या आपने पुतले की तरह उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है? ये तो अध्यक्ष का देखना प्रेसिडेंट है, काम है। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, प्रेसिडेंट। नहीं, प्रेसिडेंट है लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है ना। जी। अब उसकी कोई आवाज़ है या नहीं है? ये तो पार्टी की देखने की बात है कि ये जब इससे आवाज कोई आवाज न हो तो अपनी बिल्कुल विपरीत विचारधारा के साथ जाके मिल जाना चाहिए, जैसे सिंधिया ने सवाल किया। ऐसा है कि आप एक बात ऐसी है, जैसा आप कह रहे हैं मैं आवाज नहीं है। अच्छा मैं अगर मानता कि मान लो कि सिंधिया अगर बीजेपी नहीं ज्वाइन होते जी और वो कांग्रेस में ही रहते हैं जी। तो उनका राजनीतिक वजूद क्या होता? नहीं, प्रकाश जी क्या करते? प्रकाश जी के पास बीजेपी बाबा साहब को अपनाती है। उनके सारे क्षेत्रों में जाकर वो जहाँ पर जन्म हुआ उन स्थान को भी बीजेपी ने दावा है कि उसने बहुत अच्छा बना दिया। देखिए, प्रकाश और अंबेडकर प्रकाश जी क्या करते? और सिंधिया हो या पायलट मैं हो, सवाल तो प्रकाश मैं अम्बेडकर से पूछ रहा हूँ। मैं वही क्या बता रहा हूँ जी। कि प्रकाश अंबेडकर, सिंधिया जी और पायलट, इसमें कोई तुलना नहीं। तुलना नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे जो विरासत में मिला वो दोनों विचारों को नहीं। मैं जब तक उस विरासत से कोई गद्दारी नहीं करता विरासत उन्हें भी मिली। ना, सचिन पायलट को भी वही विरासत मिली। ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया को भी माधवराव वो सिंधिया विरासत, की वही देखिए वो विरासत मिली है। विरासत नहीं है, जी ये लोगों की विरासत मिली हमको, जी। कि जो ब्लाइंड फॉलोअर्स की विरासत मिली, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसी जो विरासत मिली वो विरासत उनको नहीं मिली। हाँ, उनके पिताजी राजनीति में थे, उनका एक दबदबा था, उनकी एक आवाज़ थी, लोग उनको मानते थे, चलिए मैं समझ उससे गया, उनसे मैं मिल समझ गया। गया वो विरासत है उनकी। तो उनके बात एक ऐसा है कि राजनीतिक मान लो अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं जाता हूं तो ये तो मुझे मेरी विरासत पर कोई आँच नहीं आता या मेरी स्टैंडिंग पे कोई आँच नहीं आता। मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं। आप रसूख की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप चलिए उनकी मैं बात मैं आप लौटता उनकी हूं। बात मैं मध्य ऐसी है, प्रदेश की तरफ लाता हूं आप। मैं मध्य प्रदेश की तरफ ही आ रहा हूं। जी। आप मान लो कि वो अगर उसी तरह रहते हैं, कमलनाथ की मुख्यमंत्री के नीचे, कमलनाथ मुख्यमंत्री है और कमलनाथ उनको जलील कर रहा है, तो उनकी राजनीति क्या होती? चलिए, कौन किसे जलील कर रहा है, कैसे जलील कर रहा है, ये तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं। नहीं, बहुत सारे सवाल बहुत नहीं से कह रहा सवाल हैं। मैं उससे कांग्रेस बहुत सारे सवाल नहीं कह, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल के बाद उसकी राजनीति क्या होगी? चलिए खत्म हो गई। मैं एक तरफ आपको फिर लाता हूँ, वापस लाता हूँ मध्य प्रदेश की सियासत में। आप चुनाव लड़ने वाले हैं। आपकी बातचीत से मुझे कांग्रेस में ज़्यादा खोट, ज़्यादा दोष, इन सारी परिस्थितियों के लिए कांग्रेस ज़्यादा जिम्मेदार लगती है। तो क्या इसलिए आप उपचुनाव में आए हैं कि कांग्रेस को सबक सिखा दिया जाए पूरी तरह से? देखिए, मैं कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए नहीं है। जी मुझे कुछ पार्टियों का वजूद जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, और इस हकीकत को जब तक हम लोग पहचानेंगे या उसको मान्यता देंगे तब तक मेरे ख्याल से वक्त गया होगा। ये कहना कि 2 पार्टी सिस्टम जो है उसमें सेक्युलर वोट जो है
उसको डिस्टर्ब करता है थर्ड फ्रंट, ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस भी गुजरात के इलेक्शन में उन्होंने कहा था वी आर सॉफ्ट हिंदुत्ववादी पार्टी। बीजेपी और आरएसएस तो खुलेआम कहते कि हम तो हिंदू समर्थक की पार्टियां हैं, कट्टरपंथी हिंदू समर्थक की पार्टियां। तो अंतर कहाँ रहा? ये हम जैसे लोग पागल लोग हैं कि जो अंतर ढूंढने में लगते हैं। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में मुझे कहा, मैंने उनसे एक सवाल किया, उन्होंने मुझसे कहा कि हम हिंदुत्व के विरोधी हैं और हिंदूवाद के समर्थक हैं। हिंदूवाद हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, सबको अपनाने का, सबको गले लगाने का, सबकी बात सुनने का, सबको अवसर देने का और सारे मत मतांतरों को साथ में लेके चलने का मतलब हिंदूवाद है। और हम उस हिंदूवाद की तरफ जाते हैं जो महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा। तो इसमें आपकी कोई असहमति है इस हिंदूवाद से भी? देखिए, मैं ये कहूँ कि महात्मा गांधी ने वर्णाश्रम की बात कही, हिंदुत्व की बात तो जरूर की, लेकिन हिंदुत्व वर्णाश्रम की बात है। इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने वैदिक हिंदू धर्म से अपने आप को अलग किया। हम लोग आज हिंदू धर्म करके कहते हैं, सभी ने उन्होंने इसको हिंदूवाद की नहीं, बात मैं की बात थी, हिंदुइज्म की बात की थी राहुल गांधी हिंदुइज्म ने मेरी हिंदुइज्म की चर्चा में। हिंदुइज्म की दो विचारधारा है, इसलिए मैं आप आज हिंदूवाद कहते हैं हम लोग। यह हिंदूवाद की दो विचारधारा है, एक वैदिक विचारधारा है और एक संतों की विचारधारा है। संतों की विचारधारा भाईचारे की विचारधारा है, बराबरी की विचारधारा है। और इसलिए आज भी जब मेले लगते हैं वो संतों के मेले लगते हैं, और वो संतों के मेले में जो संत को मानता है वो सभी जन वहां पर आते हैं। एक दिखाने का, उस वक्त की दिखाने की एक व्यवस्था थी कि हम लोग भेदभाव नहीं मानते, जो वैदिक परंपरा मानती है। ये जो अंतर है, ये अंतर मेरे ख्याल से महात्मा गांधी बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जो हिंदू धर्म मान रहा हूँ वो वर्णाश्रम का हिंदू धर्म मान रहा हूँ, वर्ण व्यवस्था का हिंदू धर्म मान रहा हूँ। चलिए मैं आपको व्यक्तिगत जीवन की तरफ ले चलता हूँ थोड़ा सा, इसलिए कि वक्त अब बहुत कम है। प्रकाश आंबेडकर इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में कूदने के अलावा भी अपना बेहतरीन भविष्य बाकी सारी तरह की चीज़ों में तलाश सकते थे। तो क्या बचपन से ही लग रहा था कि इसी तरह से सियासत में आएंगे, इन्हीं चीज़ों पर काम करेंगे, या फिर सोचा था कि पढ़ लिख कर अच्छी कोई नौकरी करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे और वहाँ बैठकर बहुत ढेर सारी चीज़ें करेंगे? देखिए, आपकी जिंदगी की एक कल्पनाएं होती है। अधिकारी हुए तो आपको दूसरों का सुनना है, आप सुना नहीं सकते। यस माय लॉर्ड, यस सर, वो कभी मैंने चाहा नहीं। रहा यहाँ पर फिर क्या करना है, वकालत तो मैं करता ही था, लेकिन जो 1970 की 1970 की जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप थी वो मुझे 80 के बाद बहुत कम दिखाई दी। और मतलब जो 24 साल में महसूस कर रहे थे वो 34 साल में आते आते लगा कि अब वैसा नहीं है। है ना, मतलब जो एक मतलब विचारधारा की जो राजनीति थी, विचारधारा की राजनीति से सत्ता प्राप्त हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन 80 के बाद जो मैं देखना शुरुआत किया कि विचारधारा को सैक्रिफाइस करके सत्ता लो, और उसका नतीजा ये दिखाई दिया कि सत्ता जैसे चली गई वैसे उनका वजूद खत्म हुआ, एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ते गए, वैक्यूम की ओर बढ़ते गए। और उस वैक्यूम को अगर फिलअप करना है, या जो कुछ बची लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उसको अगर सही डायरेक्शन पे ले आना है तो राजनीति में आना जरूरी है। बिल्कुल, राजनीति में आना ज़रूरी है। आपने बहुत संघर्ष किया, जाहिर है जब आप संघर्ष करेंगे तो परिवार भी सफ़र करेगा, ऐसी परिस्थितियों में परिवार भी सफ़र करता है। ना, आपके ये किसने कहा कि आपको
विरोधी राजनीति करनी है तो आपका परिवार सफर होता है, जी। मेरे ख्याल से ये गलत है। सिंधिया तो यही कर रहे हैं, आप अभी उनकी वकालत भी कर रहे थे, वकील हैं आप ऐसे, आप थोड़ी देर पहले उनकी वकालत भी कर जी, रहे थे, मैं जो आपने वकालत पूरे इसलिए कह रहा पूरे पूरे रसूख को बचाने के लिए उन्होंने किया है, आप कह रहे थे। सीधी बात है। जी, तो मतलब अब आपके परिवार का भी तो एक रसूख है ना, बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल बड़ा ऐसा है कि आभा मंडल दिया वो आपको। सत्ता से बचता नहीं है, जी। वो अपने आप वो लोगों से बच रहा है, जी। लोगों की लगाव है, लोगों का प्यार है, उससे वो बच रहा है। उनकी जो सत्ता बचेगी वो सत्ता से, मतलब उनका जो रूबरू है वो सत्ता से ही बच सकता है, इसलिए वो सत्ता के साथ ही जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, शुरुआत भी इसी से की थी, सवाल भी आखिरी वही है कि सभी पार्टियों ने बाबा साहब की तस्वीर अपने दफ्तरों में लगाई, बाबा साहब की प्रतिमा भी जगह जगह लगी, बाबा साहब के असली उत्तराधिकारी होने का दावा भी किया। इस समय तो बीजेपी सबसे ज़्यादा बाबा आगे है। साहब का जिक्र करती है इस तरह की चीज़ों में। कांग्रेस भी समय समय पर करती रही है, बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछती रही है कि बाबा साहब को आपने स्थान नहीं दिया, बहुत ढेर सारी चीज़ें नहीं दी। कांग्रेस कहती रही है कि नहीं, ये तो हमारे नेता हैं, हम तो इनके अनुयायी हैं, इनके संविधान और इस सारी तरह की चीज़ों पे हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, संविधान की रक्षा करनी है, बहुत तरह की चीज़ें दोनों दल। और इसके अलावा वो जो बहुत ढेर सारे दल जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, जो आप कह रहे हैं कि बाबा साहब की याद है ही नहीं, इसलिए सत्ता तो उनका सत्ता वजूद में खत्म हो गया। भागीदारी। तो ये जो सब लोगों ने जिस तरह से बाबा साहब को, आप अपने अलावा किस राजनीतिक दल को या किस विचार को आप ये मानते हैं कि वो बाबा साहब के प्रति दूसरों से बेहतर ईमानदार है? दोनों भी ईमानदार नहीं है, मैंने ना कांग्रेस भी है तुलना ना की बात बीजेपी है। की मैं तुलना की बात उन कर दोनों में बेहतर कौन है, या उसके अलावा भी और दल हैं, बहुत से दल हैं, उनमें नहीं, बेहतर कोई नहीं है। जी, कमतर मैं कौन है ये आपको मैं बता आपको दीजिए। एक ये कहूँगा, जी। राजदीप सरदेसाई ने जी। एक उनका एक प्रोग्राम रन किया था, जी। आफ्टर महात्मा गांधी हु इज द ग्रेटेस्ट, और उस वक्त का जो रिजल्ट आया उसमें नोबडी वाज क्लोजर टू डॉक्टर अम्बेडकर। जो बात हम लोग कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन आम इंसान ये बाबा साहब को स्वीकार करना शुरुआत हुआ। अब इन राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है कि लोगों की इस भावना के साथ हम लोग जुड़े, और इसलिए समय समय पे हम लोग बाबा साहब को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी विचारधारा हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसका ये नौटंकी कर रहे हैं, असलियत में किसी को ये स्वीकारना नहीं है। चल, इसी का एक पूरक प्रश्न भी है, लोकतंत्र, संविधान, चुनाव प्रणाली और संघीय ढांचा, इस तरह की बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। और इस बार तो सरकार ने कोर्स में से भी हटा दिया, इसलिए कि समय कम है, एनसीईआरटी की किताबों से भी अभी कोर्स अभी फ़िलहाल स्थगित रहेगा। तो ये नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ेगा बच्चा हमारा, संघीय ढांचा नहीं पढ़ेगा, लोकतंत्र नहीं पढ़ेगा, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें अब नहीं पढ़ेगा। तो लोकतंत्र और संविधान और ये सारी तरह की चीज़ों का वर्तमान में आप क्या भविष्य देखते हैं? मैं कहूँगा देश का ही भविष्य बहुत खतरे में है। वी डोंट हैव अ पॉलिटिकल लीडरशिप। प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल लीडर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठा हुआ है, इसलिए उसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन ऐसा किसी भी राजनीतिक दल में पॉलिटिकल लीडर नहीं है कि जो आम आदमी को विश्वास में। मैं आज भी कहता हूं कि आखिरी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी कि जो अपने पार्टी के लोगों को गालियां भी दे सकते थे और लोगों की भावना के साथ जुड़ भी सकते थे। कितना कैरी कर सकते थे वो अलग बात है, लेकिन एक विश्वास की बात भी है। मैं आपके साथ हूं, मेरी पार्टी क्या करेगी मुझे मालूम है। साथी इस काइंड ऑफ लीडरशिप, कोरोना से स्टेटमेंटशिप की जो लीडरशिप अंडमान स्टेटमेंटशिप की लीडरशिप आज ना कांग्रेस में है, ना बीजेपी में है, ना किसी क्षेत्रीय दलों में है। क्षेत्रीय दलों में है, अगर भी है तो उनको मौका नहीं मिल रहा।
उनकी आवाज़ उतनी उतनी दूर आवाज़ तक नहीं उनके जाती। राज तक ही सीमित है। अभी आप इसमें देखिए दिखा कि तो इससे केवल 5 लोगों को ही रहा है। कई अरुण समस्या जेटली खड़ी नहीं होती है है। इसमें। तो ये स्टेज दिखा स्टेज के झगड़े उनको होना यही स्वाभाविक शुरू है। कर देंगे अभी थोड़ी देर में, तो क्या हटाना है? हाँ, यही ये शुरू स्टेज करना। स्टेज से कि झगड़े के अंदर अगर तुम्हारे पास विजडम नहीं है, लीडरशिप के पास विजडम आठ नहीं है, सवा आठ बजे, सवा आठ बजे, तो आप रोक नहीं सकते। आठ मैंने सवा जैसे आठ कहा कि छोटी सी बात है, उसके बाद देखिए। सचिन पायलट और गहलोत, विजडम की बात है कि आपको वो चिराग, कंट्रोल तुम करने जो की अरुण जी को शायद कहीं विजडम जाना है डेवलप तो नहीं पहले है। पढ़वा लेना। अब वो अगर आप डेवलप नहीं कर सकते हो तो देश को तो मैं तो खतरे में मान रहा हूँ पूरी तरह से। बिल्कुल प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रकाश आंबेडकर साहब, और उनका ये मानना है कि संविधान ही नहीं, देश खतरे में है वर्तमान। कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतर नहीं देखते हैं। उनकी बात से तो यही महसूस होता है कि फिलहाल जो कांग्रेस की सरकारें जगह जगह गिर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकारें बनाने में कामयाब होती है, जिस पर कांग्रेस इल्ज़ाम लगाती रही है खरीद फरोख्त का। उनका ये मानना है कि इसके लिए कांग्रेस ज़्यादा जिम्मेदार है, वो सोच ज़्यादा जिम्मेदार है जो लोग सत्ता में एक बड़े रसूख के लिए आते हैं, अपनी विरासत बचाए रखना चाहते हैं। वो, उनके लिए विरासत का कोई संघर्ष नहीं है, वो तो एक सिद्धांत नीति लेकर आगे बढ़ते हैं। और जो संघर्ष करता है उसका परिवार संघर्ष करे, ये ज़रूरी नहीं है। सब अपने आप चीज़ों में अनुकूलता ला देते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, 24 पर लड़ने का इरादा है, 25 हो गई तो 25 में भी लड़ेंगे। और अब वो ये मान रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दलों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसलिए अब उन्हें अपना एक स्पेस बनाना, एक स्थान बनाना है। पहले उन्होंने क्षेत्रीय दलों को अवसर दिया था, समान विचारधारा के जो दल थे उन्हें अवसर दिया था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो बाबा साहब के असली सिद्धांत पर नहीं थे। उन सिद्धांतों पर न होने की वजह से धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश में भी कोई ऐसी आवाज़ें नहीं हैं जो मजबूती से उठ सकें। प्रधानमंत्री पर भी वो कुछ सवाल करते हैं। उनका ये मानना है कि राजनीतिक दलों ने जैसे जैसे अपनी विचारधाराओं से समझौता करना शुरू किया, सत्ता के लिए विचारधारा हो गई, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का अस्तित्व सत्ता से बाहर होने के बाद कम हो गया। देश में वो आखिरी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं जिन्होंने एक लीडर की तरह व्यवहार किया, बहुत हद तक उनकी लीडर की तरह स्वीकारता थी, लेकिन अब देश में लीडर नहीं बचे, इसलिए देश संकट में है और उसके लिए वो संघर्ष करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए।